आदरणीय दोस्तों, भीखाराम ढेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको संपूर्ण बगड़ावत पुराण भाग नंबर 4 शुरू करता हूं। लेकिन 4 शुरू करने से पहले आपको भाग नंबर 3 देखना पड़ेगा जब 4 नंबर भाग की बातें समझ में आएंगी। तो हम 4 नंबर भाग में बात करते हैं कि सवाई भोज बाबा रूपनाथ की कुटिया से 6 चीज लेके आता है। पहला नंबर की चीज थी एक हाथी, दूसरा नंबर की वस्तु थी एक घोड़ी, तीसरा नंबर पे गाय, चौथा नंबर पे एक खांडा, पांचवा नंबर पे एक तंबू और छठा नंबर पे सोने का पोरसा। ये 6 चीजों को लेकर के सवाई भोज अपने परिवार के पास में आ जाता है और परिवार के पास में आकर के सारी कथा को खोल करके अपने भाइयों को समझा देता है। इधर को सारे भाई ये अथाह संपत्ति को पाकर के बड़े खुश होते हैं, विचार करने लगते हैं कि इतना सारा धन प्राप्त हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सारे बगड़ावत मिलकर के पशुधन बढ़ाते हैं। सभी अपने घोड़ों के लिए जेवर बनवाते हैं और जेवर को कच्चे धागों में पिरो करके अपने घोड़ों के बांधते हैं। और जब भी बगड़ावत अपने घोड़ों को घुमाने के लिए ले जाते, उन पे सवारी करते, उनको दौड़ाते, जब वो जेवर कच्चे धागे से टूट टूट करके गिर जाते और टूट के गिर जाते हैं, जब शाम को घर आते तो एक भी जेवर घोड़ों पे नहीं रहता। दूसरे दिन फिर दूसरा जेवर बनाते और घोड़ों को फिर दोबारा सजाते। इस तरीका से धन को काम लेते, क्योंकि धन को वरदान लगा हुआ था कि वो 12 वर्ष तक कितना भी बांट ले कम नहीं पड़ेगा। तो अब बगड़ावत बढ़िया बढ़िया जमीन खरीदते हैं, अपने पशुधन को बढ़ावा देते हैं और एक बगड़ावतों ने गांव बसाया। वो उस गांव का नाम भी गोठा रख देते हैं। सवाई भोज एक गांव बसाता है जिसका नाम गोठा रखता है। बगड़ावत काफी धार्मिक काम करते हैं, तालाब बावड़िया बनवाते हैं, जनहित के बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। बगड़ावतों के पास में काफी संपत्ति होने से वो काफी पैसा शराब खरीदने में खर्च कर देते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं। एक दिन क्या होता है कि सवाई भोज अपने भाई बगड़ावतों सहित गढ़रान के लिए जाने की योजना बनाते हैं। गढ़रान के राजा साल जी, उसको राव जी भी कहते थे, राव जी से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। सभी अपने घोड़ों को सोने के जेवर पहनाते हैं। इधर को साडो माता निया जी से पूछती है कि इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो निया जी साडो माता को सारी बात बताता है। फिर सारी बात बता करके बगड़ावत, सवाई भोज, निया जी और छोचू भाट ये मिलकर के और राणा दुर्दनसाल की गढ़रान की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पनिहारियां मिलती हैं। बगड़ावतों के रूप रंग को देख करके आपस में चर्चा करती हैं और जाकर उन्हें राण के पास एक खूबसूरत बाग दिखाई देता है जिसका नाम नौलखा बाग था। वहां रुककर सभी भाइयों ने विश्राम करने की इच्छा मन में आती है कि ये बाग बड़ा सुंदर है और इस बाग में हम रुक करके आराम कर लेते हैं। लेकिन नौलखा बाग राव जी दुर्दनसाल की जागीरी है। निया जी माली को बुलाते हैं और माली से कहते हैं कि कुछ पैसे ले लो और हमें बैठने के लिए विश्राम दे दो। लेकिन माली बगड़ावतों को वहां विश्राम करने से मना करता है, जिससे बगड़ावत बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे खूब पीटते हैं और नौलखा बाग का फाटक तोड़कर उसमें घुस जाते हैं। बाग का माली मार पीट खा करके और राव जी के पास में, राणा दुर्दनसाल के पास में शिकायत करने के लिए जाता है। इधर को बगड़ावत बाग में घूमते हैं नौलखा बाग में, तो नौलखा बाग के पास में शराब की 2 झीलें भरी हुई थी और वो शराब की झीलें पातू कलाली की होती हैं। जब पता लगाते हैं भाई मिलकर के कि ये झील किसकी है, इसमें क्या भरा हुआ है,
तो उसमें शराब भरी हुई थी और वो शराब भी पातू कलाली की थी। तो शराब की झीलें और पातू कलाली की सारी बातों को सुन करके और बगड़ावतों के भाइयों के मन में दारू पीने की इच्छा होती है। तो दारू की झीलों के नाम भी बताए गए हैं वेद में। उनके नाम सावन और भादुआ थे, जिनमें काफी मात्रा में दारू भरी हुई थी। सवाई भोज और नियाजी और छोचू भाट के साथ में पातू कलाली के पास शराब खरीदने जाते हैं। तीनों जाकर के पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा हुआ था। नगाड़ा कौन बजाता था? नगाड़ा वो बजाता था जो दारू खरीदने के लिए आता था। लेकिन नगाड़े का एक नियम था और पातू कलाली का एक नियम था कि नगाड़े में एक चोट लगाता है तो पातू कलाली समझ जाती कोई दारू खरीदने वाला है आया है और 1 लाख रुपए की दारू खरीदना चाहता है। इधर को क्या होता है कि छोचू भाट और सवाई भोज और नियाजी जब दारू खरीदने के लिए जाते हैं तो नगाड़े को बजाते हैं और नगाड़े में इतनी चोट मारते हैं कि पातू कलाली भी गिनती गिनती परेशान हो गई। छोचू भाट तो नगाड़े पर चोट लगाते रहे। ये देख पातू सोचती है कि इतनी दारू खरीदने वाला आज कौन आ गया है। तो पातू कलाली बाहर आकर देखती है कि 2 घुड़सवार दारू खरीदने के लिए आए हैं। पातू कहती है कि मेरी दारू बहुत महंगी है, पूरे मेवाड़ में कहीं ऐसी दारू नहीं मिलती है। इसमें केसर कस्तूरी से भी अच्छी तरह मिला करके दाग बादाम छुआरा काजू पिस्ता बादाम सारी चीज मिला करके मैं इसको बनाती हूँ। ये सबसे महंगी है, पूरे मेवाड़ में आज तक ऐसी दारू कहीं नहीं मिलती है। तुम इसको नहीं खरीद सकते? तो नियाजी और सवाई भोज अपने घोड़ों के जो सोने के जेवर लगे हुए थे, श्रृंगार बना हुआ था, उसको उतार करके पातू कलाली को देते हैं और कहते हैं कि हमें दारू दीजिए। पातू दारू देने से पहले सोने के जेवरों को सुनार के पास में ले जाती है और कहती है कि मैं तो इनको चेक करवाऊंगी कि ये असली है या नकली। तो सुनार के पास में जाती है और सुनार जांच करता है तो जेवरों को सारों जेवरों को असली बताता है और सुनार ये भी बात को कह देता है कि ये जेवर बहुत ही सुंदर भी हैं और बहुत कीमती भी हैं। तो पातू कलाली तुरंत आती है और दोनों घुड़सवारों को कहती है नौलखा बाग में चलो, वहां बैठो, मैं आपके लिए दारू की व्यवस्था करती हूँ। इधर बाग का माली जो शिकायत लेकर के राणा दुर्जनसाल के पास में गया था तो दुर्जनसाल दी नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं कि जाओ उनको जाकर के देखो वो कौन आ गए हैं। तो रास्ते में उन्हें निहाजी मिलते हैं। नीमदेव जी को निहाजी मिलते हैं जो अपने घोड़े के तान जैसे एक सुअर का शिकार करते हैं। नीमदेव जी ये देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और वापस लौट जाते हैं और लौट करके राव जी महाराज को बताते हैं कि राव जी महाराज इस तरीका का दृश्य मैंने देखा। तो राव जी नीमदेव जी की बात को सुन करके और मुलाकात करने के लिए अब वो खुद नौलखा बाग में आते हैं। तो नियाजी से मिलकर नीमदेव जी वापस राव जी के पास में जाकर के सारी बात को बता देते हैं। तो वो तो बाग के बेटे बगड़ावत हैं। राव जी कहते हैं फिर तो वो अपने ही भाई हैं। तो राव जी सवाई भोज के पास आकर उनको अपना धर्म भाई बना लेता है और उन्हें बड़े आदर के साथ नौलखा बाग में ठहराता है और कहता है कि किसी भी प्रकार की चीज की कोई कमी हो तो मुझसे कहना। पातू से दारू मंगवाते हैं और सवाई भोज दारू पीने की मनहार करते हैं। तब सवाई भोज एक शर्त रखते हैं कि पातू मैं दारू जरूर पीऊंगा, लेकिन मेरे पास में एक प्याला है, एक बेली है, इसको अगर तू पूरा भर देगी तो मैं दारू पीऊंगा वरना नहीं पीऊंगा। ये बात को सुनकर पातू शर्त मान लेती है, तैयार हो जाती है और सवाई भोज के पास में जाती है। तो अपनी सारी दारू सवाई भोज की हथेली में रखे हुए बीले में उड़ेलती है, वो प्याला में उड़ेलती है, यहां तक कि पातू की सारी दारू खत्म हो जाती है। सारी दारू खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों दारू की झीलें सावन भादवा भी खाली हो जाती हैं, मगर सवाई भोज के पास में जो बीड़ा था, वो प्याला था, वो खाली रह जाता है, भर नहीं पाता है। ये देखकर पातू घबरा जाती है और सवाई भोज के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे अपनी राखी डोरा की बहन बना लीजिए, धर्म की बहन बना लीजिए। सवाई भोज को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है।
बगड़ावत नौलखा बाग से वापस आते समय मेघला पर्वत पर पातू द्वारा दिया गया वो दारू का जो बीड़ा था उसको खाली कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। उसमें से इतनी दारू बहती है कि धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगते हैं और बगड़ावत वहां काफी मात्रा में शराब भी गिराते हैं। वे शराब इतनी मात्रा में जमीन पर उड़ेलते हैं कि शराब रिस करके पाताल लोक में जाने लगती है, जो पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाला राजा बाशिक के सिर पर जाकर टपकती है। उससे शेषनाग कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। गुस्सा होते हुए राजा बाशिक तीनों लोकों में के स्वामी भगवान विष्णु के पास में जाकर बगड़ावतों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, बगड़ावतों को सजा देनी होगी, उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, आप कुछ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये प्रसंग को आज हम यहीं तक रखेंगे कि अब शेषनाग जी बगड़ावतों की जो करतूतों से और परेशान हो जाता है। परेशान होकर के विष्णु भगवान के पास में जाकर के कहता है कि बगड़ावतों को कुछ दंड दीजिए। तो अगले भाग में हम सुनेंगे कि बगड़ावतों को विष्णु किस तरीका से दंड देता है और आगे प्रसंग कैसे बढ़ता है, क्या लीला होती है। राम राम दोस्तों।